एहतियात करनी होती है। बारिश की वजह से आवाम ज़रा लिमिटेड ही है, तो आप आगे आगे आ जाएं। मैं फिर दूसरा माइक नहीं लगाता जो क्लासरूम वाला माइक है। बारिश में आए हुए ये मासूम लोग, सवाल ये कि क्या जो वो है कैंटीन है, क्या वो आज चालू है? अब इतनी बारिश में इन बच्चों ने आने का कष्ट किया है, तो इनको एक एक चाय तो बनती है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कैमरे के सामने हमने जी पूरी क्लास को, जो कॉमनली 250 की कैपेसिटी पे, वो क्लास जो तकरीबन 250 की कैपेसिटी पे नॉर्मली ऑपरेट करती है फिज़िकल क्लास, उस सारी की सारी क्लास के लिए जो है ना वो चाय का नहीं। ठीक है, वाकई मतलब आज के दिन यहाँ तक पहुँचना और जो है ना आप लोगों ने वाकई बड़ा जो है ना इस्तकामत का अजीम मुजाहरा किया है। नहीं मतलब अगर कोई आता है तो हाँ उसे बता देंगे भाईजान आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए। एहतियातन 5 चाय एक्स्ट्रा कर लेते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा होंगी हमारे पास तो लोग मौजूद ही मौजूद है। ठीक हो गया, आवाज़ क्लियर है? मतलब आप करीब करीब आ सकते हैं, बस जितनी दूर जाके बैठे हैं तो मतलब अभी मार्जिन है, आप लोग करीब आ जाएं तो मैं फिर वो रेगुलर माइक नहीं इस्तेमाल करूं। हाँ मतलब बस ठीक है, आ रही है आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक हो गया। तो हम लोगों ने तोड़ तोड़ के चैप्टर्स वो किए हैं, आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। ग्रुप में एक मसला ये हो गया कि ग्रुप की कैपेसिटी फुल हो गई है, और जो दूसरा ग्रुप है मैं सोच रहा हूँ मैं अगले लेक्चर में ना उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में एंट्री नहीं मिल रही। तो व्हाट्सएप के ग्रुप की एक लिमिट होती है, तो इस वक्त करंट लिमिट उन्होंने 1025 पे रखी हुई है। 1025 पे ग्रुप बंद हो जाता है, तो जो हमारा क्रैश कोर्स का मेन ग्रुप है वो बंद हो गया है। एक तो वैसे रेगुलर क्रैश कोर्स के ग्रुप थे, वो 3 हमने बनाए थे ये सोच के कि उसमें हर सब्जेक्ट के लोग आएंगे। बी लॉ का एक ही बनाया था ये सोच के कि अब 1000 तो नहीं आने वाले, वो बाकी 1000 आ गए। पता नहीं लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं, जज्बाती हो गए हैं वो, तो बहरहाल वो बड़े जोश में ग्रुप में आए जा रहे हैं। तो अब एक सेकंड ग्रुप हमने बना दिया है और उसका लिंक देना शुरू हो गए हैं, तो मैं क्लास में उसको शेयर कर दूंगा। अगर आप में से कोई, या अगर आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं तो अगर कोई नहीं है ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में होने का फ़ायदा ये है कि आपको डेली लिंक भी मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, फिर पास पेपर जो हम करते जा रहे हैं उसकी वीडियो भी जो है वो साथ साथ। अब कल मैंने शाम में रात में चेक किया तो वो जितने भी हमने चैप्टर्स किए थे उन सब की पास पेपर्स की वीडियोस भी थी। वो गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहाँ जाएँ, एक फोल्डर बना हुआ है, हर चैप्टर जो हम करते जा रहे हैं उसके पास पेपर्स की वीडियो, जो लास्ट सेशन ICAP में मैंने रिवीजन क्लासेस कराई थी वहाँ से हम लोगों ने पास पेपर्स कट कर करके और उधर डाले हुए हैं। तो बस आप लोगों ने जोश दिखाना है। इस दफ़ा सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो ICAP ने पूछा था तो मैंने उन्हें ये कहा कि सिलेबस में चेंज नहीं है, तो शायद एक डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर 2 में से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है, या कॉस्ट या कंपनी लॉ। कॉस्ट मेरा खुफिया सब्जेक्ट है, मैं खामोशी से चुपके से पढ़ाता हूँ, ठीक है हाँ। और कंपनी लॉ जो है वो हम बड़े ज़ोर शोर से पढ़ाते हैं। तो वही बात है कि एक अपने शौक़ से पढ़ाता हूँ, वो कॉस्ट है, और एक मार्केट की डिमांड पे पढ़ाते हैं कि कॉलेजेस को चाहिए होता है कि बंदे के ऊपर ना लेबल लगा होता है कि लॉ का टीचर है, तो वो कंपनी लॉ में जो है वो। और फिर आने वाले सेशन के हवाले से भी ना कॉलेज को ये है कि जी आपने कंपनी लॉ के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बैचेस देने हैं। अजीब सी बात है, मतलब जो है ना एम्प्लॉयर हो के भी फ़ायदा कोई नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरा कॉलेज है, मैंने नहीं पढ़ाना, मैं कम बैच पढ़ा लूँगा। क्या नहीं, आपका कॉलेज है, आप 2 बैच पढ़ाइए। तो अगली दफ़ा वो है कि सी लॉ में आवाम भी काफ़ी होगी, तो वो कहते हैं जी डबल बैच होना चाहिए। ऊपर से वो बच्चों के जहन में होता है कि अगर किसी बैच में मेरिट सर्टिफिकेट आ गया, वो कहते हैं टीचर बहुत ही अच्छा होगा, तो वो भी जज्बाती हो जाते हैं। तो रिसेंटली कंपनी लॉ का जो इस दफ़ा रिजल्ट है उसमें मेरिट सर्टिफिकेट भी था, तो अब लोगों के जहन में है कि नहीं है जो है ना कंपनी लॉ ये वाले अंकल से पढ़ना है। तो वो मतलब अपनी ही जगह अपनी ही स्टाफ को मैं रजिस्ट नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी आपने 2 बैच देने हैं, देखेंगे कोशिश करेंगे कुछ सर अली इमरान का कोई अच्छा सा टाइम फिट करके जो है ना वो कंपनी लॉ का वो कवर कर लेंगे, क्योंकि वो टैक्स के इतने बैचेस दे देते हैं कि कंपनी लॉ का उनका टाइम नहीं बचता। तो अगली दफ़ा थोड़ा सा कंपनी लॉ का भी टाइम निकाल के उनका जगह जगह पे प्लेस करना है, ताकि लोगों के पास मेरी ऑप्शन भी हो, अली इमरान साहब की भी हो, 1-2 और टीचर्स भी हों, तो कंपनी लॉ के इतने बैचेस होंगे सफिशेंट हो जाए। लो चेक करें नहीं दोस्त, ये जो है ना ये बच्चा बहुत तंग करेगा। अच्छा जी,
अब चक्कर ये है कि हमने चैप्टर 9 चैप्टर 10 दोनों को लेके चलना है। दोनों बड़े क्यूट से मासूम से चैप्टर हैं। चैप्टर 9 तो बेचारा एक सफ़े का है। चैप्टर 10 मैंने धक्के से डायग्राम डाल के थोड़ा फैला के उसको 2 सफ़े पे ले जाने की कोशिश की है। चैप्टर 2 से लेके 5 तक हमारी एक अजम्पशन थी। चैप्टर 2 से 5 तक एक अजम्पशन थी कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब भी कुछ एसेंशियल्स होंगे, कुछ बातें हैं जो हमने पूरी करनी होंगी। जब वो बातें पूरी हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट होगी, फलाना होगा। तो चैप्टर 2 हमें ऑफर एक्सेप्टेंस बता रहा है। चैप्टर 3 ने 3 और एसेंशियल्स हमें बताए। कंपेटेंस ऑफ पार्टी हमें बता दिया, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया और कंसिडरेशन के बारे में बता दिया। 2 ऑब्जेक्ट हमें चैप्टर 4 बताएगा जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक पे प्लान किया हुआ है, जब हमने अहम चैप्टर्स जो 3 है वो प्लान किए हुए हैं इंशाल्लाह। तो उसमें हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट के बारे में और वॉइड एग्रीमेंट्स की जो लिस्ट है जो हमने नहीं करने होते उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 6 से ऑनवर्ड अजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब या ये परफॉर्म होने वाला है या ये गड़बड़ हो जाएगी इसमें। तो परफॉर्म होने के ऊपर 2 चैप्टर हैं और दोनों अहम चैप्टर्स की लिस्ट में 6 और 7 वो हमने डाल दिए नेक्स्ट वीक में। तो आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो जाता तो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कई तरीके से ख़त्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होकर भी ख़त्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ की वजह से भी ख़त्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई अचानक से इम्पॉसिबिलिटी लीगैलिटी आ जाए, कई तरीके से ख़त्म हो सकता है। चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के। आज हमारी अजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है ब्रीच की वजह से। ब्रीच चैप्टर का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की वजह से ख़राब हो जाए। ख़राब हो जाएगा मतलब ये है कि ए ने बी के साथ कहा कि भाई मैं आपको कुर्सियाँ डिलीवर करूँगा 25 जुलाई को, और बी ने कहा ठीक है जी मैं आपको पैसे दूंगा। अब 25 जुलाई वाले दिन या कुर्सियाँ देने वाले ने कुर्सियाँ नहीं दी या पैसे देने वाले ने पैसे नहीं दिए। ब्रीच यूँ भी हो सकती है कि वो बंदा आपको कॉल करके इनकार कर दे, भाईजान मैंने नहीं देनी कुर्सियाँ। और ब्रीच यूँ भी हो सकती है कि 25 तारीख गुजर जाए और आपको नज़र आए वो कुर्सी नहीं सप्लाई कर रहा, या 24 को आपने रात 2 बजे उसकी सेल्फ़ी देखी है कि वो न्यूयॉर्क में एक जगह जो है ना अपनी सेल्फ़ी अपलोड कर रहा है कि यहाँ आया हुआ हूँ और मेरा 25 दिन का प्लान है। तो उसने आपको इनकार तो नहीं किया लेकिन आपको इनकार हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ब्रीच की बात करेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन अ पार्टी ईदर रिफ्यूजेस, या तो एक पार्टी मना कर देती है कि भाईजान मैं आपका काम नहीं कर सकता, और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या वो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने पे काबिल ना रहे। तो या तो वो आपको एक्सप्रेसली इनकार कर दे या वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा ना करे। इनकार नहीं किया लेकिन आपका काम भी नहीं किया, तो हम कहते हैं ब्रीच हो गई। अदर देन जब ये परफॉर्मेंस एक्सक्यूज्ड अंडर द लॉ, समटाइम लॉ हमें मना कर देता है। लॉ कह देता है कि भाई अगर इम्पॉसिबिलिटी हो जाए कोई बात नहीं, खैर है आप मत वो करना। मतलब ए ने बी को चीज़ें सप्लाई करनी थी, अचानक से जंग छिड़ गई, अचानक से ए और बी एलियन एनिमी बन गए, अचानक से बी इंसॉल्वेंट हो गया, अचानक से गवर्नमेंट कोई नया लॉ ले आई जिसमें उन्होंने मना कर दिया। यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने लगे थे और वो किसी वजह से उसमें लॉ ने एक्सक्यूज़ दे दी कि अब मत करना, तो वो ब्रीच नहीं है, वो तो लॉ ने मना किया है। तो अदर देन जब लॉ ने हमें एक्सक्यूज़ किया और हम पार्टीज़ में से कोई एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करे तो उसे हम कहेंगे क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, होगा क्या। ये चैप्टर हमें ये बता रहा है कि जब ब्रीच होगा तो ब्रीच के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जिस पार्टी के साथ ब्रीच हुई है वो दूसरी पार्टी से कंपनसेशन मांग सकती है। कंपनसेशन को कहते हैं हर्जाने को। कंपनसेशन कहते हैं एक दावे को जिसमें एक बंदा दूसरे से कहता है भाई मुझे अब आपसे पैसे चाहिए, आपने मेरे साथ सही नहीं किया। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो हर बंदे के पास ये राइट है, हर मजलूम के पास राइट है कि वो जालिम से कहे कि मुझे कंपनसेशन दो। तो ब्रीच के अगेंस्ट बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। रेमेडीज़ का मतलब ब्रीच हुआ तब आपके पास क्या क्या पावर्स हैं। हमारे सिलेबस में हम 2 रेमेडीज़ का जिक्र करेंगे, एक को हम डैमेजेस कहते हैं, एक को हम पेनल्टी कहते हैं। वैसे तो कई तरीके हैं, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स भी होती है, जिससे जो चीज़ ली होती है वो वापस करनी होती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी होती है कि आप कहते हैं नहीं भाई मुझे यही बंदे से ये वाली सर्विस चाहिए, मैं किसी और बंदे को नहीं कहूँगा, इस बंदे को ही मजबूर किया जाए। तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, लेकिन जो मशहूर रेमेडी है और हमारे सिलेबस ने जिन 2 रेमेडीज़ पे बात की दैट इज़ डैमेजेस और पेनल्टी। पेनल्टी पे गिनती की 3-4 लाइन्स हैं, डैमेजेस पे उन्होंने ज़रा ज़्यादा वो काम किया और 10-12 लाइन्स दे दी।
असूलन ये काफ़ी बड़ा चैप्टर होना चाहिए जिसमें ब्रीच के बाद क्या क्या होगा और हर किसी की सारी गहराइयाँ होनी चाहिए, बट किताब के पास कम टाइम था और उन्होंने सोचा कि मासूम बच्चों को हम ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ा रहे हैं तो इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो ब्रीच के अगेंस्ट उन्होंने बात की है डैमेजेस की। डैमेज किसे कहते हैं? एक बंदे का नुकसान हुआ और वो दूसरे बंदे से कहता है तुमने मेरा नुकसान पूरा करना है। हम इतने दिनों से एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कुर्सी की, कि एक बंदा दूसरे से कहता है कि जी मैं आपको कुर्सी बेचूंगा 2000 की। अब 25 जुलाई को एक बंदे ने हमें कुर्सियां देनी थी और कुर्सियां देनी थी 2000 की। 25 जुलाई का दिन आया, हमने उसको कहा कुर्सियां, उसने कहा भाई मैं नहीं कुर्सियां डिलीवर करूंगा। अब मैं उससे कुर्सियां क्यों खरीद रहा था? मुझे ज़रूरत थी, मुझे कहीं ना कहीं चाहिए थी और एन 25 जुलाई तय हुई हुई थी। तो 25 जुलाई को वो मुझे कुर्सी नहीं भी देगा तो मुझे तो कुर्सी चाहिए। तो मैं नाराज़ होऊंगा, मैं कहूँगा यार तुम अजीब आदमी हो, तुमसे मेरी बात तय हुई हुई थी, रेट मुका हुआ था, अब मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा मार्केट में देखूँगा तो पता ही लगा कि मार्केट में वो कुर्सी उस दिन 2500 की है, जबकि मैंने एक अच्छा टाइम पे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 2000 पे प्राइस ब्लॉक कर ली थी। तो अब इस वक्त इस जालिम ने जो ब्रीच की है, तो अब जब मैं जाऊँगा कुर्सी लेने तो मुझे 500 इजाफी देना पड़ जाएगा। तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो असूलन नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कहते हैं कि अगर एक पार्टी दूसरे के साथ जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे, तो वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो मैं उससे कहूँगा भाई तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, तो तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ तो तुम मुझे नुकसान पूरा करो। नुकसान कितना हुआ है? 500 का। मैं 2000 रुपये उसे दे के कुर्सी लेता, अब मार्केट में मुझे देने पड़ेंगे 2500, तो मेरा 500 इजाफी लगा। तो फिर मैं उसे कहूँगा भाई मुझे आपसे डैमेजेस चाहिए, आप मुझे 500 रुपये दें। वो मुझे 500 रुपये देगा, मैं अपने 2000 रुपये में जोड़ूंगा और 2500 की मार्केट से कुर्सी खरीद लूँगा। याद रहे, डैमेजेस का मकसद ये नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए, डैमेजेस का मकसद ये है कि मेरी तलाफ़ी हो। इस वक्त मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं उसको तकलीफ़ पहुँचाऊँ, उसको 500 का जुर्माना हो। मैं उससे 500 इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरा नुकसान तो ना हो। तो ये जहन में रखना है कि डैमेजेस का जो मेन पर्पज़ है वो जालिम को सज़ा देना नहीं है, मजलूम की हिमायत करना है। तो मैं उससे 500 रुपये मांगूंगा और वो चीज़ मार्केट से ख़रीद लूँगा। ये है ऑर्डिनरी डैमेज, ये हमेशा मिलता है जो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट से हुआ और साफ नज़र आ रहा है। समटाइम क्या होता है, एक सेकंड लेवल का डैमेज होता है, एक सेकंड लेवल का नुकसान होता है। मैंने उससे कुर्सियां ख़रीदने की बात की थी और मैंने एक सुपर स्टोर से, एक ऐसे मॉल से बात की हुई थी जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्प्ले पे होती हैं। मैंने उनसे कहा था कि जी मैं आपको कुर्सी दूंगा बड़ी अच्छी किस्म की और आपने वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा देनी है, आप मेरे से वो कुर्सी ख़रीद लें और आप बेचें, बड़ी अच्छी कुर्सी है। उनको मैंने कुर्सी 3000 की बेची। उनसे मैंने कहा 25 जुलाई की शाम मैं आपको कुर्सी ला के दूँगा और कुर्सी मैं आपको बेचूँगा 3000 की। क्यों 25 जुलाई की शाम? मैंने कहा क्योंकि 25 जुलाई की दोपहर को मुझे कुर्सी मिलनी थी। तो जब मुझे दोपहर में कुर्सी मिलनी थी तो मैंने शाम में उस मॉल को ट्रांसफ़र कर देनी थी। अब दोपहर मुझे कुर्सी नहीं मिली, कुर्सी मिली मुझे 500 महंगी, और जब तक मैं कुर्सी लेने जाता वो मॉल का टाइम ख़त्म हो गया था, मैं मॉल को भी कुर्सी नहीं बेच पाया। तो मुझे एक नुकसान तो ये हुआ है कि 500 रुपये कुर्सी महंगी मिली। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट आना था, वो नहीं आया। अब जब कुर्सी 2000 के बजाय 2500 की ख़रीदनी पड़ी तो जिस बंदे को मैंने कहा उसने 500 रुपये दिए, उसने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको 500 का नुकसान हो गया। अब जब मैं उसे जाके कहूँगा भाई तुम्हारी वजह से मुझे एक और नुकसान हुआ 1000 रुपये का, वो कहेगा वो कौन सा नुकसान? मैं कहूँगा तुमसे कुर्सी खरीद के मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन आगे मैंने इसको 1000 रुपये प्रॉफिट पे बेचना था, तुमने मेरा 1000 रुपये का भी नुकसान कर दिया। वो कहेगा नहीं यार अब ये गलत बात है, मैंने तुम्हारा जो जायज़ नुकसान बनता था 2000 की चीज़ 2500 की हो गई, मैंने तुम्हें 500 दे दी है। अब तुमने आगे किससे कॉन्ट्रैक्ट किया मुझे थोड़ी पता है। तो ये जो आगे वाला डैमेज है ना, ये स्पेशल डैमेज है, ये वो बंदा नहीं देगा। एक सूरत में वो बंदा ये डैमेज देगा अगर उसको पहले से बताया था। मैं कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उसे कहता भाई मुझे 25 जुलाई की दोपहर कुर्सी चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैंने ये कुर्सी आगे किसी और को सेल करनी है, तो मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ। उस दिन अगर ब्रीच हुई तो फिर तुम्हें जो नॉर्मल नुकसान है वो तो होना ही होना है, उसके अलावा जो मेरा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में इसको आगे शिफ्ट करने से जो नफ़ा नुकसान होना है वो भी फिर मैं तुमसे वसूल करूँगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बता दिया जाए तो ये स्पेशल डैमेज क्लेम किया जा सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त नहीं बताया तो ये क्लेम नहीं हो सकता। तो ये दो तरह के डैमेज हो गए,
फिर एक तीसरी तरह का भी डैमेज है, लेकिन पहले ये दो तरह के डैमेज की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज, देयर आर वेरियस रेमेडीज, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एग्रीव पार्टी को, जिसमें डैमेजेस सबसे कॉमन है। एग्रीव मजलूम पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे कॉमन क्या है? डैमेजेस मांग लो आप, नुकसान वगैरह मांग लो। ऑर्डिनरी डैमेज किसे कहेंगे? विच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच इटसेल्फ। ब्रीच होने की वजह से नॉर्मली जो चीज नजर आ रही है, जो नेचुरली नजर आ रही है कि यहाँ पे ये नुकसान हुआ है, वो हमारा कहलाएगा ऑर्डिनरी डैमेज। नॉर्मली इट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 2000 की कुर्सी, मार्केट प्राइस थी 2500 की कुर्सी, तो 500 का जो नुकसान हुआ है वो नेचुरल नुकसान है, वो असल में नुकसान हुआ है। तो ऑर्डिनरी डैमेज जो कि कंफर्म इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ब्रीच की वजह से हुआ है, ये मैं उससे लूँगा, और ये नॉर्मली ये है कि उससे डील कितने में हुई थी और मार्केट में वो चीज़ कितने की मिल रही है। स्पेशल डैमेज वो वाले हैं जो मैंने अगले 1000 रुपये की बात की। अराइजिंग ड्यू टू स्पेशल लॉसेज विच आर इन रीजनेबल नॉलेज ऑफ द पार्टीज एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो वाले डैमेजेस हैं जो पार्टीज की रीजनेबल नॉलेज में होने चाहिए। एंड आज सफर टू एग्री पार्टी ड्यू टू ब्रीच, भाई ब्रीच की वजह से 1000 रुपये का नुकसान हुआ है ना, लेकिन वो 1000 रुपये इससे चार्ज करूं या ना करूं, ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में मैंने से बताया था या नहीं बताया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में मैंने से बताया हुआ था और अब ब्रीच हुई है तो ठीक है, फिर हम क्लेम कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी हमेशा क्लेम होंगे, स्पेशल एक सूरत में क्लेम होंगे जब आपने पहले से बताया हो। फिर तीसरी कैटेगरी आती है रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस स्पेशल डैमेज की भी बड़ी ही आगे की किस्म है। भाई उसने मुझे कुर्सी दी, मैंने आगे सप्लाई कर दी, ओके। कुर्सी नहीं दी, मैं आगे मॉल को नहीं दे सका, मुझे 1000 का नुकसान हो गया, उसे पता था तो मैं उससे क्लेम कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल उसने कुर्सी नहीं दी और मैं बहुत दुखी हो गया, या चले मैं नहीं कहता, मेरी एग्जांपल खतरनाक है तो मैं कह देता हूँ ए ने बी के साथ डील की, बी ने ए को कुर्सी टाइम पे नहीं दी, ए बड़ा दुखी हो गया, ए डिप्रेशन में चला गया, पूरी रात रोता रहा। अगले दिन उठ के उसने नशा लेना शुरू कर दिया, इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए अपने आप को, 5-6 दिन तक दुनिया से बिल्कुल बेखबर रहा। उसके बाद जो है वो कभी काम पे जाने का मन करता था, कभी काम पे जाने का मन नहीं करता था। तकरीबन 2-3 साल उसने ज़िंदगी के अजीबोगरीब तरीके से गुजार दिए, और फिर एक दिन अचानक से उसे गुस्सा चढ़ा और उसने चाकू उठाया और जाके किसी बंदे का कत्ल कर दिया, किसी भी XYZ का। और वो XYZ के जो वो उसके वो थे वर्सा थे, वो जनाब अदालत में ले गए मामला। उन्होंने कहा जी इसको सज़ाए मौत दी जाए या कम से कम इससे हमें हर्जाना मिले। उन्होंने कहा जी ये बंदा अगर हमें 30 लाख हर्जाना दे देता है तो ठीक है, फिर हम इस पर सज़ाए मौत का क्लेम वापस ले लेते हैं। अदालत ने कह दिया हाँ जी मिस्टर ए अब तुम 30 लाख रुपए जुर्माना दो। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को ढूंढ रहा है, क्योंकि मिस्टर बी ने उस दिन कुर्सियाँ नहीं दी थी, याद है कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। वो जाके कहेगा तुम्हारी कुर्सियाँ ना देने की वजह से मुझे 30 लाख का जुर्माना हो गया है। तो कहेगा यार अब इतनी भी नहीं होने वाली, कहाँ ये तुम्हारा कत्ल और कहाँ उस दिन की एक कुर्सी की सप्लाई। उस दिन तुम्हारी मॉल वाली बात तो मैंने मान ली थी, क्या ठीक है वो तो सामने सामने नजर आ रहा है, अब इतनी दूर की तो मत लेके आओ। तो जब एक बंदा साबित कर दे कि एक डैमेज हुआ उसी वजह से है कि ब्रीच हुई थी, हुआ तो इसी वजह से, ना उस दिन कुर्सी वो डिले करता, ना ये नशा लेना शुरू कर देता और ना ये कत्ल करता। लेकिन अब कत्ल का वाक़या उस कुर्सी के डिलीवर होने से इतना दूर हो गया है कि नाजायज़ है कि हम यहाँ पे क्लेम करने वाले से कहें कि तुम दूसरे बंदे से पैसे मांगो। इसको हम कहते हैं रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। ये कभी नहीं मिलते। ऑर्डिनरी डैमेज हमेशा मिलते हैं, स्पेशल डैमेज तब मिलते हैं जब पार्टी की नॉलेज में हो, और रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस कभी भी नहीं मिलते। यानी सम टाइम लॉसेस क्लियरली रिजल्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आर कंसिडर्ड टू रिमोट। होते तो लॉस ब्रीच की वजह से, लेकिन इतने दूर के, रिमोट होता है ना जिससे दूर की चीज़ को आप ऑन कर लेते हैं, इतने दूर समझे जाते हैं कि ये अनफेयर है कि एक्सपेक्ट करें डिफेंडेंट को जिस पे इल्ज़ाम लगाया उससे एक्सपेक्ट करें कि वो क्लेमेंट को जिसने इल्ज़ाम लगाया है, क्लेम करने वाला और डिफेंड करने वाला, तो ये बड़ा जुल्म हो जाएगा कि हम क्लेम करने वाले को ये कहें कि तुमने उस दूसरे बंदे से ये पैसे मांगने हैं। नो कंपनसेशन इज टू बी गिवन फॉर एनी सच रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। तो 3 तरह के हमें डैमेज नजर आए, ऑर्डिनरी डैमेज,
जो लाजमी मिलेगा, जो नेचुरली हुआ है, जो सामने सामने का नुकसान है, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। स्पेशल डैमेज जो पार्टी को पहले से बताया हुआ था, अगर पहले से बताया हुआ था तो आप उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं, अगर नहीं बताया हुआ था तो कंपनसेशन नहीं मांग सकते। स्पेशल डैमेज थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है। और फिर बहुत ही इनडायरेक्ट डैमेज, दूर दराज का एक डैमेज, पार्टी के नॉलेज में भी हो तो भी वो इतना दूर होता है कि हम कहेंगे कि भाई ये जुल्म है कि कुर्सी ना देने की वजह से आप कहें कि बंदे ने कत्ल कर दिया, या बहुत लंबी बहुत दूर की बात आपने कर दी, इतने दूर का लॉस हम आपको नहीं चार्ज करें। तो ये 3 तरह के डैमेज। अब यहाँ किताब जो है क्या करती है, डैमेजेस के कुछ रूल्स बताने के ऊपर बड़ी पक्की हो जाती है। वो कहते हैं जी हमने अब जो है ना डैमेजेस के रूल्स बताने हैं। 4 में से 2 टेक्निकल रूल्स हैं और 2 सीधे रूल्स हैं। पर्सन हु राइटली रिस्काइंड, रिस्काइंड ये वर्ड आप नोट कर लें, कैंसिल के लिए जगह जगह इस्तेमाल होगा, लीगल वर्ड रिस्काइंड, कैंसिल कर देना। जब एक बंदा राइटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, राइटली कॉन्ट्रैक्ट कौन कैंसिल करेगा, जिसके अगेंस्ट जुल्म हुआ है। एक बंदे को कुर्सी डिलीवर होनी थी, नहीं हुई, उसने कहा ठीक है बस हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है ब्रीच की वजह से और इसने राइटली खत्म किया है। तो जो बंदा राइटली खत्म करता है कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉसेस सफर्ड। जो राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा उसको ये हक है कि जो भी कंपनसेशन है वो मांग सकता है, वो डैमेजेस मांग सकता है। कहने का मतलब है मजलूम डैमेजेस मांग सकता है, जालिम डैमेजेस नहीं मांगेगा। तो ये लाइन तो बड़ी क्लियर सी है। ये पॉइंट तो बता रहा है कि जब भी एक बंदा राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा, अगर उसके अगेंस्ट ब्रीच हुई है, वो कंपनसेशन मांग सकता है, समझ आती है। ये रूल, कंपनसेशन फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सेम एज इन अदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर कोई डैमेज होगा, नुकसान होगा, तो उसका भी यही रूल है जो कि हमने सादा कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा है। ये हमें ना भी बताते तो हमें ये तो पता है कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं खुद ब खुद, तो उसमें भी ब्रीच के वही रूल्स होंगे जो यहाँ है। तो 4 में से 2 रूल तो सीधे सीधे से हैं। एक उन्होंने कहा कि भाई जिसके साथ जुल्म हुआ है वो डैमेजेस ले सकता है। दूसरा उन्होंने कह दिया कि कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट में भी वही रूल हैं जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। अब 2 और बातें उनको हम कंबाइन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस बंदे ने कुर्सी नहीं दी, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुर्सी नहीं दी, तो मिस्टर ए मार्केट में गया और मार्केट में उसे पता लगा कि वो कुर्सी उसको 2500 की भी मिल सकती है मार्केट में, और एक बड़ी अच्छी ब्रांडेड दुकान है जिसमें वही कुर्सी 2800 रुपये में भी मिल जाएगी। वो भाई साहब जान के गुस्से में गए और 2800 रुपये की कुर्सी लेके आए। अब लॉ कहेगा भाई ऊपर की 300 नहीं मिलेंगे आपको। जिसका नुकसान हुआ है उसने उस नुकसान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। और फिर देखना ये है कि उस वक्त उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुर्सी नहीं मिली टाइम से, तो बजाय इसके कि अगले ही लम्हे गुस्से में जाके मार्केट से कुर्सी खरीद के लेके आए, दूसरे बंदे ने कुर्सी नहीं दी और उसने एक मैसेज छोड़ा हुआ था कि देखो मैं कुर्सी अभी नहीं दे रहा, लेकिन मैं 2 घंटे बाद किसी तरह से तुम तक कुर्सी पहुंचा दूंगा, तुम बताओ अगर तुम्हें नुकसान नहीं हो रहा तो 2 घंटे बाद कुर्सी दे दूं। अब ये सोचे ही ना कि मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं 2 घंटे इंतजार कर लूँ, और डायरेक्ट सोचे मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मार्केट से जाके कुर्सी खरीद लूँ। तो अदालत डैमेजेस अवॉर्ड करते हुए ये देखेगी कि इस बंदे के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे और क्या इसने उनको एक्सरसाइज किया या नहीं किया। तो इसका मतलब है कि डैमेजेस अवॉर्ड करते हुए देखा जाएगा कि क्या डैमेज को, नुकसान को कम किया जा सकता था और इसने कम करने की कोशिश की या नहीं की। और दूसरा ये कि उस बंदे के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, वो क्या क्या कर सकता था जो उसने नहीं किया। इन एस्टिमेटिंग लॉस अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच, द मीन्स का मतलब है ऑप्शंस, द ऑप्शंस विच एग्जिस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इनकन्वीनियंस, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के जो जो ऑप्शंस थे कॉज बाय ब्रीच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब भी लॉस को आप एस्टिमेट कर रहे होंगे तो ये जरूर देखेंगे कि उस बंदे के पास उस दिन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे जिससे वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता था। दूसरा, इट इज ड्यूटी ऑफ एग्रीव पार्टी, मजलूम की ड्यूटी है टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। वो हर मुमकिन कोशिश करे कि लॉस को मिटिगेट कर सके। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लॉस को कम कर सके कॉज्ड बाय ब्रीच, एंड कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इजीली। वो लॉस जो इजीली अवॉइड हो सकता था वो उसे करना चाहिए था। तो यानी हम कहते हैं कि एग्री पार्टी को चाहिए कि वो रीजनेबल स्टेप ले और जितना नुकसान बचा सकता है उतना नुकसान
बचा ले। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 कुर्सियाँ मांगी थी, एक कुर्सी वो कह रहा है मैं सप्लाई कर सकता हूँ, दूसरी नहीं कर सकता, तो भाई फिर आपने जाके 2 कुर्सियाँ मार्केट से नहीं खरीदनी, एक कुर्सी इसकी ले लेनी है और एक कुर्सी मार्केट से खरीद लेनी है, ताकि नुकसान 500-500 इकट्ठा होकर 1000 ना हो, सिर्फ एक कुर्सी पे नुकसान हो। तो एग्रीव पार्टी के जिम्मे 2 बातें हैं, एक तो वो लॉस को कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, दूसरा ये है कि उसके पास जो जो ऑप्शंस होंगी वो कोशिश करेगा कि उन ऑप्शंस को अवेल करे। डैमेजेस अवॉर्ड करते हुए अदालत ने ये देखना है कि उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे और वो ऑप्शंस उसने एक्सरसाइज किए या नहीं किए। तो अगर एक मजलूम ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश करेगा और खामखा अपना डैमेज खुद ही से बढ़ा देगा, जैसे क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को आप कहते हैं कि जी अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो पुर्जा आप रिप्लेस करके देंगे या रिपेयर करा के देंगे। अब एक बंदे की गाड़ी कहीं टकराई और उसके बम्पर पे खराश आ गई, तो उसे पता है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, वहाँ बस उसकी मुरम्मत करके और काम चला देंगे। तो उसने जान के गाड़ी दीवार में मार दी ताकि पूरा बम्पर टूट जाए। अगर इंश्योरेंस वालों को पता लग जाए कि ये नुकसान इसने खुद बढ़ाया है तो फिर उसको वो कंपनसेट नहीं होगा। तो रूल ये है कि एग्रीव पार्टी ने नुकसान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, कम करने की कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। अच्छा जी, अच्छा है, चलो कैमरे पे ये बात भी तो हो ना चाय की, इनको साड़ा तो लगे, ये बारिश में घर बैठ गए, कोई बात नहीं सर को ऑनलाइन सुन लेंगे। दोस्तों आप आए होते, चाय पी रहे होते, कितना रूहानी माहौल बना हुआ था यहाँ पे जी। क्या हाँ, ये इधर वाले ये कह रहे हैं कि आप लोग मत आया करें, आप लोग नहीं आते तो हमें चाय मिल जाती है। असल में वही बात है कि आपको चाय उनको सज़ा देने के लिए नहीं दी, वो है ना, डैमेजेस जालिम को सज़ा देने के लिए नहीं होते, मजलूम की हिमायत के लिए होते हैं। तो वो जालिम है, वो आए नहीं, उनको चाय नहीं मिली, इसलिए नहीं कि उनको हमने पेनल्टी डालनी थी, आपको की हिमायत करनी थी कि आप लोग बरसती बारिश में, बड़ी तेज़ बारिश में बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहीं से मेरा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, पेनल्टी। पेनल्टी होती है जालिम को सज़ा, डैमेजेस होते हैं मजलूम की हिमायत। कंपनसेशन का एक तरीका ये है कि आप डैमेजेस चार्ज करें और एक ये है कि आप एक प्री डिफाइंड पेनल्टी सेट कर लें। समटाइम पार्टीज एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तय कर लेती हैं, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे तुमसे कुर्सियाँ चाहिए और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हम में से जो खिलाफ वर्जी करे मुआहदे की वो 300 रुपये जुर्माना देगा। तो जो भी खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर 300 रुपये जुर्माना देगा। यानी समटाइम क्या होता है, आप एक प्री डिफाइंड जुर्माना तय कर लेते हैं। अगर आप प्री डिफाइंड जुर्माना तय कर लें और वो असल नुकसान से कम है तो फिर डिपेंड करता है कि वो कितना कम है। अगर थोड़ा बहुत कम है तो फिर आपको पेनल्टी ही मिलती है। अगर आप पेनल्टी सेट कर लें ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ही बड़ी एग्जेजरेटेड अमाउंट रख लें कि मैं उससे कहूँ कि देखो अगर तुमने मुझे टाइम पे कुर्सी नहीं दी तो चूंकि ये तुमने गलत अमल किया तो मैं 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर उसने भी साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन अदालत में अगर मामला पहुंचेगा तो अदालत कहेगी यार ये लाख बहुत ज़्यादा है, इसको रीज़नेबल करो, ये बहुत ही ओवर हो गई है बात। तो पेनल्टी में क्या होता है कि दोनों पार्टीज प्री डिफाइंड एक अमाउंट सेट कर लेती हैं पहले से ही सेट की हुई अमाउंट को पेनल्टी कब कहेंगे, जब उसमें 2 शर्तें हों। नंबर 1 वो एग्जेजरेटेड हो, ज़रा ज़्यादा बढ़ी हुई हो, यानी एक्सपेक्टेड लॉस से भी ज़रा ज़्यादा बढ़ी हुई हो, और दूसरा उसकी कोई लिंक ना हो लॉस के साथ, कोई कनेक्शन ना हो। मैं ये ना कहूँ कि अगर तुमने मेरे साथ जुल्म किया तो जितना नुकसान हुआ है उसका 130% तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी, ये तो लिंक हो गया। मैं कहूँ जितना नुकसान हुआ उसका आधा तुम पेनल्टी दोगे, ये भी लिंक हो गया। अगर मैं कह दूं तुम मुझे दोगे 1,500 रुपये, अब असल नुकसान 200 का है, 500 का है, 1000 का है, 2000 का, हमें नहीं पता, तो पेनल्टी वो होती है जो पहले से डिफाइंड हो, नंबर 2 एग्जेजरेटेड हो, और नंबर 3 डिसप्रोपोर्शनेट हो एक्चुअल लॉस से। उसका एक्चुअल लॉस से डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो, एक्चुअल लॉस कम ज़्यादा हो सकता है। किताब से पूछते हैं, वो कहते हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में एग्री एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन के वक्त एग्री कर सकते हैं कि ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ईदर ऑफ देम, इनमें से किसी की तरफ से भी अगर ब्रीच हो गई, अ सर्टेन स्पेसिफाइड सम विल बी पेबल एज, एक पहले से ही डिफाइंड सम जो है वो डैमेजेस के तौर पे दिया जाएगा। सच अमाउंट मे और मे नॉट बी टर्म्ड एज पेनल्टी, ये पेनल्टी हो भी सकती है और नहीं भी, यानी हर पहले से डिफाइन की हुई चीज़ पेनल्टी नहीं है। अगर पहले से डिफाइन कर दिया कि जितना लॉस हुआ उसका 130% दिया जाएगा तो ये प्री डिफाइंड है, लेकिन फिर ये पेनल्टी नहीं बनेगी।
पेनल्टी कब बनेगी? इट वुड बी टर्म पेनल्टी इफ इट इज एग्जेजरेटेड एंड डिस्प्रोपोर्शनेट टू डैमेज लाइकली टू अकर। अगर वो एग्जेजरेटेड हो, जरूरत से बढ़ी हुई हो, और डिस्प्रोपोर्शनेट हो डैमेज लाइकली टू अकर, जितना नुकसान होने का अंदेशा है उससे क्या हो? डिस्प्रोपोर्शनेट हो, प्रोपोर्शनेट ना हो, तो इसको हम फिर कहेंगे पेनल्टी। तो पेनल्टी प्री डिफाइंड होनी चाहिए, थोड़ी बढ़ी हुई होनी चाहिए, ज़रा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ी हुई, और नुकसान से उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको 2000 का फ़ाइन, फॉर एग्जांपल। अब हेलमेट ना लगाने से अगर आपका एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता, तो नुकसान छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है नुकसान। तो अगर नुकसान का तखमीना ना लगाएं और हम एक प्री डिफाइंड अमाउंट सेट कर देंगे 2000 रुपये नुकसान, या फॉर एग्जांपल आप सिग्नल तोड़ते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का चालान, तो सिग्नल तोड़ने पे हो सकता है आप साइकिल में टकराते और उस बेचारे का पैडल टेढ़ा हो जाता, तो 70 रुपये का नुकसान होता। हो सकता है आप एक बाइक में टकराते और उसका साइलेंसर डिंगा हो जाता और जो है वो उस पर आपको 700-800 रुपये खर्च करना पड़ता। या आप हो सकता है सिग्नल तोड़ते और एक पराडो में जाके टकरा देते, फिर आपका कुछ ना बचता। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि नुकसान कितना हुआ है, इम्पॉर्टेंट ये है कि प्री डिफाइंड अमाउंट कितनी है। तो ट्रैफिक पुलिस ने अगर कह दिया कि 1000 का चालान होगा, अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो 1000 का चालान होगा, इंटरेस्टिंग बात है आप किसी को भी ना टकराएं फिर भी 1000 का चालान हो जाना है। तो इसका मतलब है पेनल्टी एक प्री डिफाइंड ऐसी अमाउंट है जो थोड़ी सी ज़रा बढ़ी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, थोड़ी सी बढ़ी हुई हो और डिस्प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है तो फिर अदालत उसे रीज़नेबल करेगी, यानी कि कोर्ट विल अवॉर्ड ओनली रीज़नेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट। जैसे कोई बात है कि बंदे जज्बाती होकर क्या लाख रुपए जुर्माना दूंगा अगर कुर्सियाँ नहीं दी टाइम पे, तो ये लाख बहुत ओवर हो गया, अदालत उसको रीज़नेबल करके मुनासिब जगह पे सेटल कर देगी। अगर वो केस अदालत में लेके जाएगा तो? अगर केस अदालत में जाएगा तो, अगर अदालत देखिए अदालत में जाएगा ही तब जब एनफोर्स करना होगा। क्यों जाएगा मामला अदालत में? जब आप कहेंगे पैसे दो, तो वो कहेगा मैं क्यों पैसे दूं भाई, मैंने ऐसा क्या किया है। तो भाई अगर तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लें तो अदालत की ज़रूरत ही नहीं है। अदालत की ज़रूरत ही तब आएगी जब आपको एनफोर्स कराना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा किसी को कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो, तो फिर अदालत आएगी। अगर पार्टी शरीफ हैं, उन्होंने आपस में डील की और आपस में उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो कोई भी कभी अदालत नहीं जाएगा। अदालत आप इसलिए जाते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकें। जी, अगर उसने पेनल्टी पे कर दी तो फिर अदालत उसे लेके क्यों जाएंगे भाई? देखिए ना, फॉर एग्जांपल आपको पुलिस वाला कहता है चलाना होगा, आप कहते हैं मैंने नहीं देना, जो करना है कर लो। बंदे इकट्ठे हो गए, शोर मच गया, सारा कुछ है, उसके पास ये हक है कि आपको उठा के अदालत ले जा सकता है कि ये गवर्नमेंट का लीगल जुर्माना नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए तो गल मुक गई जी। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक फाइन पेनल्टी है जो बहुत ज़्यादा सेट हुई हुई है और आप एक गरीब आदमी और आप कहते हैं यार ये तो बड़ा जुल्म है, आप पराडो वालों से ले लो 10,000 रुपये जुर्माना जब वो सिग्नल तोड़े। मैंने तो साइकिल पे सिग्नल तोड़ा है, ठीक है, या तो मैं पैदल चलते चलते सिग्नल तोड़ गया। तो हो सकता है फिर मामला अदालत में जाए और अदालत कहे कि नहीं भाई ये साइकिल वाले बंदे के लिए या गरीब बंदे के लिए ये बहुत बड़ा जुर्माना है। तो अगर अमाउंट ज़रा ज़्यादा सेट हो जाए तो कोर्ट उसको रीज़नेबल कर सकती है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जितना इसने नुकसान किया बस यहाँ तक ले जाओ इसे। अगर बी को ए के ब्रीच करने की वजह से कोई पेनल्टी पड़े तो वो क्लेम कर? जी, अगर एक बंदे को दूसरे की ब्रीच की वजह से पेनल्टी पड़े तो भी ये नुकसान वो उसी से कवर करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे कुर्सी टाइम पे नहीं मिली और कुर्सी मैंने आगे सप्लाई करनी थी और मैंने उसे कहा था कि कुर्सी में आगे सप्लाई करनी है और उसने कहा था कोई मसला नहीं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या, उस दिन उसने ब्रीच की, अगले वाले बंदे को सप्लाई नहीं कर सका, कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से गया सो गया, उसने मुझे 200 रुपये जुर्माना कर दिया, तो भी ये स्पेशल डैमेज है, मैं इस बंदे से क्लेम कर सकता हूँ। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताना ज़रूरी है कि देखो मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ, ये मैंने आगे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जो नुकसान हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान ये हुआ कि उसने आपसे 1000 रुपये डैमेजेस के मांग लिए, या आपको नुकसान ये हुआ कि 1000 रुपये, दो नुकसान है ना, एक आप प्रॉफिट नहीं कमा सके, एक उसने आपसे कोई कंपनसेशन मांग ली कि मेरा एक नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से, तो वो अगर पेनल्टी चार्ज कर दे, वो जुर्माना मांग ले आपसे और आपका प्रॉफिट का नुकसान हो, तो ये सब आप मांग सकते हैं सामने वाले बंदे से, प्रोवाइडेड कि आपने इसको पहले से बताया हुआ था। जी, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या पेनल्टी और स्पेशल डैमेज हो सकते हैं? यूँ समझे कि पेनल्टी और ऑर्डिनरी डैमेज एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है।
पेनल्टी और ऑर्डिनरी डैमेज नॉर्मली एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। स्पेशल डैमेज अगर पार्टीज की नॉलेज में है तो वो मिल जाने हैं। डन। दोबारा वापस आते हैं, हम शायद भूल गए थे ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें जो है ना वो हमारे पास हम अचानक से फ्लो में बहते चले गए, तो वो इधर दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ी सी कम है। ईमेल बहरहाल मौजूद है, आप लोगों की ईमेल आ रही होती हैं, रात 3-3 बजे तक आ रही होती हैं, और मैं तकरीबन अभी सुबह 5:30 बजे तक की सारी मेल्स रिप्लाई हुई थी। सिर्फ एक स्टूडेंट जिसने लंबी सी काउंसलिंग मांगी थी कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे इस तरह से, वो सिर्फ उसको रिप्लाई नहीं किया। तो कोई भी सवाल पूरे दिन में कभी भी जहन में आया, आप मुझे ईमेल कर दें, कोई मसला नहीं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। यहाँ दामन वक्त थोड़ा सा कम है, रेगुलर सेशन में तो बहुत सवाल जवाब चलते हैं, लेकिन इधर अब जो है ना, अब हमारे पास टारगेट कम है, हमने कम वक्त में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आखिरी चीज़ ये है कि पेनल्टी की एक किस्म हो सकती है कंडीशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। पेनल्टी की किस्म ये हो सकती है कि भाई जिस दिन डिफ़ॉल्ट हुआ, भाई अभी तक हम कह रहे थे कि कुर्सी देने वाले ने कुर्सी नहीं दी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुर्सी लेने वाला कुर्सी ले ले और 2000 रुपये ना दे। तो एक पेनल्टी ये भी चार्ज हो सकती है कि वो कहे अगर तुमने टाइम पे पैसे ना दिए तो हर दिन तुम्हें 2% इंटरेस्ट में चार्ज करूंगा। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया, असल नुकसान कितना हुआ है? इस बंदे ने 2000 उसे नहीं दिया, उस 2000 से पता नहीं उसने कितना फ़ायदा करना था। वो 2000 अपने बिजनेस में लगाता, 400 कमाता, 15 रुपये कमाता, 20 रुपये कमाता, 1000 रुपये कमाता, हमें नहीं पता। तो हमें ये नहीं पता कि उसको 2000 ना मिलने से असल में नुकसान कितना हुआ है। लेकिन इसको उसने कह दिया कि भाई तुम 2% पर डे मुझे जुर्माना दोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जुर्माना उस असल लॉस का एस्टीमेट नहीं है। तो पेनल्टी की एक किस्म हो सकती है कि आप एक कंडीशन रख दें इंक्रीज्ड अमाउंट की, कि आपको इंटरेस्ट समेत अमाउंट देनी होगी फ्रॉम डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो ये भी एक किस्म है, ये कह के किताब शर्मिंदा होके पर्दे के पीछे चली गई, यानी कि कुछ नहीं बताया। इसमें इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ दी और निकल गए जल्दी से, और कुछ तशनगी रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो फ़ायदा ही है, हमें उतना याद करना पड़ेगा जितना किताब में दिया हुआ है। तो डैमेजेस और पेनल्टी हमने समझे हैं। डैमेजेस 3 तरह के, ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिमोट। ऑर्डिनरी हमेशा मिलेंगे, स्पेशल तब मिलेंगे जब पहले से अच्छी तरह से पता हो, वरना नहीं मिलेंगे, और रिमोट चाहे पहले से भी पता हो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत दूर की बात है, ये अनफेयर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पेनल्टी प्री डिफाइंड अमाउंट है, एग्जैजरेटेड अमाउंट है और डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो तो कोर्ट उसको सेट कर देगा। तो ये ओवरऑल हमने बातें पढ़ी हैं। तो ये चैप्टर छोटा है लेकिन इसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, हमें उम्मीद है ये लैंग्वेज समझ आ गई है। दामन वक्त में गुंजाइश कम है, और अब हमें चैप्टर नंबर 10 की तरफ जाना है। क्या हुआ? एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर, कहते हैं वो बंदा बहुत एग्जैजरेट कर रहा है। जब कोई अचानक से कहता है ना कि वो मियाँ जदों आवेगा तो वो पाकिस्तान बन जावेगा, या दूसरा बंदा कहता है कि वो तब्दीली आएगी तो आग लग जाएगी, इस तरह के जुमलों को, इन दोनों जुमलों को कहते हैं एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मैंने दोनों पार्टीज़ कवर करने की कोशिश की है ताकि कोई भी एक पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो अचानक से पथरावना शुरू कर दें। तो एग्जैजरेट का मतलब होता है जब एक बंदा बहुत बढ़ा चढ़ा के, जैसे एक बंदा बैठा हुआ लंबी लंबी गप्पें फेंक रहा हो ना, और एक और दोस्त आए, वो पूछे ये क्या कर रहा है, आप कहें यार बहुत एग्जैजरेट कर रहा है। तो एग्जैजरेट करने का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा कर बयान करना। तो पेनल्टी एग्जैजरेट का मतलब है ज़रा बड़ी हुई। लें जी, मामला है नाजुक, वक्त है कम। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक रिलेशन है और दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बंदे ने दूसरे को कुर्सी देनी है और दूसरे बंदे ने उसको पैसे देने। आप कहेंगे कुर्सी कहाँ से आ गई? असल में जब पहले दिन क्लास शुरू हुई तो उस दिन कुर्सियों का मसला चल रहा था, तो ऑन द स्पॉट जो मुद्दा सामने था हमने वो पकड़ा और एग्जांपल पकड़ ली, और अब सेशन एंड तक बार बार ये कुर्सी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। ठीक है जी। वो अच्छा, प्री रिजल्ट की जो क्लास थी, एक भाई जो है ना बड़े दुखी बैठे हैं, प्री रिजल्ट की क्लास थी तो उसमें बच्चों को पहले दिन जो है ना रोज़ा लग रहा था, तो मैंने एग्जाम्पल दी जामे शीरी। मैंने कहा हर दिन इनका जो है ना अकीदा टेस्ट होगा, तो वो उस क्लास में जामे शीरी की एग्जाम्पल चल रही थी, एक और क्लास थी उसमें नमक की एग्जाम्पल चल रही थी, तो यहाँ पे जो है ना वो कुर्सियों की एग्जाम्पल। मकसद यही है कि बस एक चीज़ समझा दी जाए, बजाय इसके कि हम बिल्कुल हवाई बात करें, कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो तो समझ भी आ जाता है। अब ए ने बी को
पैसे देने हैं और बी ने ए को कुर्सियाँ देनी है। दिस कैन हैपन कि बी कुर्सियाँ खुद डिलीवर करने ना आए, अपने छोटे भाई को भेज दे कि तुम जाके डिलीवर कर दो, अपने एम्प्लॉय को भेज दे तुम जाके डिलीवर कर दो। ज़रूरी नहीं कि ये पैसे खुद भेजे, ये हो सकता है किसी कोरियर कंपनी के थ्रू पैसे भेज दे, अपने किसी नाइब के थ्रू पैसे भेज दे। अच्छा, ये जो कुर्सियों और इसकी डील हुई है, हो सकता है ए के एजेंट ने जाके बी से रब्ता किया और उसने कहा जी मैं ए की तरफ से आया हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी डील हो। तो समटाइम क्या होता है, पार्टीज खुद होती हैं और समटाइम पार्टीज खुद नहीं होती, वो अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू डील कर रही होती हैं। तो एजेंट कहते हैं उस नुमाइंदे को जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब दिस चैप्टर इज अबाउट उस ओरिजिनल बंदे और उस नुमाइंदे के दरमियान जो ताल्लुक है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो दो बंदे हैं, ये ए और बी, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसने किसी एजेंट से कहा कि तुम जाके मेरे हिस्से का काम करके आओ, तो जिसको उसने रब्ता किया वो एजेंट कहलाएगा और एजेंट को जो अपॉइंट कर रहा होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल। तो उन दो पार्टीज में से एक पार्टी बन गई प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ जो उसके अंडर आ रही थी पार्टी वो बन गई एजेंट, और जिससे इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो थर्ड पार्टी। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ए का एजेंट आके वो काम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एजेंट काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट है इनके दरमियान। एग्जाम्पल रिप्लेस कर देते हैं, SBI स्टूडेंट्स अब्दी साहब। SBI ने बच्चों से कहा आओ हम तुम्हें क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, और अपने एजेंट से कहा आप जाके हमारे बिहाफ पे क्रैश कोर्स पढ़ा दें। तो मिस्टर आतिफ अब्दी ने क्रैश कोर्स पढ़ाया और आपने बाहर निकल के कहा SBI ने मुझे क्रैश कोर्स पढ़ाया। SBI के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, SBI के साथ आपकी डील हुई, परफॉर्म SBI नाम के इंसान ने नहीं किया, एजेंट ने किया। तो एजेंट परफॉर्म करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है मेन दो पार्टीज के दरमियान। तो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एजेंसी रिलेशन होता है, और एजेंट और थर्ड पर्सन के दरमियान डीलिंग नेगोशिएशन होती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके उसको दे रहा होता है। तो दिस कैन हैपन कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी काम आप खुद ना करें, आप किसी एजेंट के हवाले कर दें, ये अलाउड है। अगर थर्ड पर्सन मान लेता है इस बात को तो ये अलाउड है। कुछ जगह एजेंट नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो कि मैंने पढ़ाना है और मैं अपने एक एजेंट को भेज दूं, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो गलत बात हो गई, अभी पर्सनल स्किल वाला इसमें एजेंसी इतने आराम से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पार्टी एजेंट को अलाउ कर रही है नहीं कर रही। ज़्यादातर वो बिजनेस जिसमें छोटे मोटे काम होते हैं उसमें एजेंट नॉर्मली अलाउड होता है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इन दो का ताल्लुक। हम थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन दो के ताल्लुक की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, फ्री कॉन्सेंट होगी, ये होगा वो होगा, इन दो का ताल्लुक। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल उसे कहेंगे जिसके बिहाफ पे दूसरा बंदा काम कर रहा है, एजेंट उसे कहेंगे जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, और थर्ड पर्सन, इन दो के अलावा दुनिया का हर बंदा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो है जिसके साथ एजेंट डील करता है और कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का उसके साथ बन जाता है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के दरमियान, तो इनके दरमियान एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए। ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो, ये फ्री कॉन्सेंट भी हो, इधर सारा कुछ हो, लेकिन इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनके दरमियान तो एक ताल्लुक है एजेंसी का। तो हो सकता है ये उसका छोटा भाई हो, तो हो सकता है इसको पैसे भी ना देता हो, तो शायद कंसिडरेशन भी यहाँ पे मौजूद ना हो, शायद ये माइनर हो। वो दो हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उनके लिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स इन दो के दरमियान पूरे होने ज़रूरी हैं। लेकिन एजेंट के लिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी शर्त नहीं है और कंसिडरेशन भी शर्त नहीं है, क्योंकि एजेंसी सिर्फ एक ताल्लुक है जिसमें आपने किसी को कहा कि मेरे हिस्से का काम कराओ। तो एजेंट अनसाउंड भी हो सकता है, एजेंट माइनर भी हो सकता है और कंसिडरेशन के बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन ये कंपिटेंट होना चाहिए, ये साउंड भी हो, ये मेजर भी हो। किताब से पूछते हैं, एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। एजेंट एक ऐसा शख्स है जिसको कोई लॉफुल एक्ट करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है फॉर अनदर। एजेंट एक ऐसा शख्स है जिसको किसी और के लिए लॉफुल एक्ट करने के लिए हायर किया गया, और जो कोई और है उसका नाम है
प्रिंसिपल इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन, ताकि वो थर्ड पर्सन से डील कर सके, नेगोशिएट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, काम कर सके। देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक लीगल ताल्लुक है, उस लीगल ताल्लुक को कहते हैं हम एजेंसी रिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ताल्लुक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक नहीं है, एक लीगल ताल्लुक है एक दूसरे के लिए। एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय नेगोशिएटिंग विद थर्ड, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, थर्ड पार्टी से बातचीत करता है, थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर एजेंट और थर्ड पार्टी का नहीं बनता, वो बनता है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का। एक एजेंट एक ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकता है, और ये कॉमन है बिजनेस में कि एक एजेंट रेगुलरली एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। जैसे हमारे फ्रंट ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे एजेंट ही हैं, वो हमारे बिहाफ पे आपसे डील कर रहे हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं। और जब एडमिशन होता है तो आप कहते हैं मेरा SBI में एडमिशन हो गया, आप ये नहीं कहते कि मिस्टर X ने मेरा एडमिशन किया, मिस्टर Y ने एडमिशन किया, आप कहते हैं SBI ने मेरा एडमिशन कर लिया। तो एजेंट काम करता है, लायबल होता है प्रिंसिपल, प्रोवाइडेड कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी में रह के काम किया। तो किताब में जो ये वाली डिस्कशन है, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई है तो सिर्फ ये डेफिनेशन आपने एजेंट की समझ ली, ये चीज़ें आप खुद से पेपर में बड़े आराम से लिख सकते हैं अगर पूछी जाए। वैसे तो पूछी जानी बनती नहीं, ये तो सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन करवाया है कि ये क्या होता है। हाँ, अगली बात है जो याद रखने वाली है, एनी पर्सन हु इज एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। जो भी शख्स एज ऑफ मेजोरिटी रखता है एंड साउंड माइंड है, वो क्या कर सकता है, वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। लेकिन एजेंट बनने, इसका मतलब है प्रिंसिपल के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी जरूरी है, और क्योंकि प्रिंसिपल है उन दो मेन पार्टीज में से। लेकिन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, एनी पर्सन, कोई भी शख्स। ऊपर कहा एनी पर्सन जो साउंड और एज ऑफ मेजॉरिटी हो, और इधर क्या कह रहे हैं, एनी पर्सन। अब माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन नुकसान में आएगा प्रिंसिपल। याद हमने कहा था कि बड़ा और छोटा मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करें तो कौन फंसता है, बड़ा फंसता है कि वो तो छोटा, तो वो कहेंगे ये तो बच्चा था, वो तो शरारती था, वो तो इस तरह से कर गया। तो बड़े और बच्चे के दरमियान एग्रीमेंट, जब भी ये मिलके एग्रीमेंट करेंगे तो बड़ा फंसेगा। तो अगर आप एक एजेंट माइनर को अपॉइंट करेंगे तो फिर सारी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आप अगर किसी अनसाउंड माइंड को अपॉइंट करेंगे तो भी सारी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। तो मना नहीं है, लेकिन फिर जिम्मेदारी सारी की सारी आपके ऊपर होती है, और वो जिम्मेदारी नहीं लेता। अनसाउंड है, बैकी बैकी बातें शुरू कर देगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा। माइनर है, वो कहेगा मैं तो शरारत कर था अंकल, हाँ हाँ बेवकूफ़ बना दिया, और चला जाएगा। तो ये जहन में रखना है कि बन तो कोई भी शख्स एजेंट जाता है, और वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो अपने प्रिंसिपल को लायबल होता है, सिवाय वहाँ जहाँ वो पर्सन माइनर हो या। इसका मतलब है कि एजेंट कैन बी माइनर और अनसाउंड, लेकिन एक नुकसान बता दिया लॉ ने कि देखो फिर वो आपको लायबल नहीं होगा और आप फंस जाओगे थर्ड पार्टीज के सामने। तो माइनर और अनसाउंड एजेंट बन सकता है, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए, तो एजेंसी बनाने के लिए आपको कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। तो काम की बेसिकली यही बातें हैं कि प्रिंसिपल कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, एजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, ना वो आपको लायबल और आप उसकी हरकत पे थर्ड पार्टीज को लायबल। तो पहले तो इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन जिसमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ये क्या है। फिर किताब हमें बताती है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम बस आपने एक दफ़ा देखना है, बस इग्नोर कर देना है। इस प्रॉब्लम का सलूशन, ये प्रॉब्लम ना किताब ने हमें समझाने के लिए बताया कि एजेंट के इख्तियार को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या, वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन क्लेम करे कि वो एक बंदे मिस्टर पी का एजेंट है, और थर्ड पार्टी शायद उसके साथ एग्रीमेंट कर ले कि हाँ भाई ये तो मिस्टर पी का एजेंट है, और बाद में पी कह दे भाईजान मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि एक शख्स कहे मैं एजेंट हूँ, जबकि प्रिंसिपल बाद में कहे ये मेरा एजेंट नहीं है। फिर एक और प्रॉब्लम भी आ सकता है, एक पर्सन एजेंट हो, शायद मिस्टर पी का एक एजेंट है ए, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इस लेवल, इस हद तक काम कर सकता है पी के बिहाफ पे। एजेंट माइट गो बियॉन्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी, एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल जाए, और पी शायद कहे भाई मैंने तो इसको अथॉरिटी दी ही नहीं थी। तो इसका मतलब है कि इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी एजेंसी में कि एक बंदा एजेंट है या नहीं है, इस पर भी डाउट हो सकता है। एक बंदे के पास इख्तियार है या नहीं है, इस पर भी डाउट हो सकता है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कहते हैं प्रिंसिपल थर्ड पर्सन को तभी लायबल है व्हेन एजेंट हैज़ अथॉरिटी, चाहे वो अथॉरिटी एक्सप्रेस थी या एम्प्लाइड थी, एक्चुअल थी या पेरेंट थी। ये जुमला हमें समझ आएगा जब हम अथॉरिटीज़ की किस्में देख लेंगे। तो किताब ने माहौल बनाने के लिए एक टॉपिक दिया कि हो सकता है एक बंदा एजेंट हो ही ना और कह दे मैं एजेंट हूँ, या हो सकता है एक बंदे को एजेंट बन के कुछ इख्तियारात मिले और वो अपने इख्तियारात से बाहर। भाई आपको एक बंदा मिले
लिबर्टी में, और कहे मैं SBI का एजेंट हूँ, अपने अर्ली एनरोलमेंट के पैसे मुझे दे दो, मैं आपका एडमिशन कर लेता हूँ। वो कहता है वो एजेंट है, जबकि वो असल में एजेंट नहीं है। तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर उसके पास अथॉरिटी है तो वो एजेंट कहलाएगा। अथॉरिटी कैसे होती है वो हमें समझना होगा। दूसरा एक और बात भी हो सकती है कि एक एजेंट को हमने इख्तियार दिया है कि ठीक है आप फ्रंट ऑफिस में बैठे हैं और आप बच्चों से फीस ले सकते हैं और आप उनका एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है वो फीस ले, एडमिशन फॉर्म फिल करे, और उसके बाद आपको कहे कि आजकल पता है लाहौर के इर्द गिर्द जो है ना प्रॉपर्टीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, 5 मरले के प्लॉट में इन्वेस्ट करो, बड़ा फ़ायदा है। आपने उसे 10 लाख रुपए पकड़ाए कि जाके पहली इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमने बड़ा अच्छा समझाया। अब ऐसे में उसके पास अथॉरिटी हमारी तरफ से ये नहीं थी कि आपसे इन्वेस्टमेंट के पैसे पकड़े। तो प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स एजेंट है या नहीं है, या एक जो वो बोल रहा है क्या वो उसका इख्तियार है या नहीं है। क्योंकि अगर हमारा एजेंट है तो हम जिम्मेदार होंगे, और हमारी इंस्ट्रक्शंस में काम कर रहा होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। तो अब आप सबके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वेदर दैट पर्सन हैज़ अथॉरिटी और नॉट। तो हमें अथॉरिटी समझनी होगी। अथॉरिटी है हमारी किताब ने हमें बताई है 4 तरह की। एक को हम कहते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक को कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक को हम कहते हैं एमरजेंसी या नेसेसिटी की अथॉरिटी, एक को हम कहते हैं ऑस्टेंसिबल या अपेरेंट अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी क्या है, पहले आसान बातें कर लेते हैं। एक्चुअल और इम्प्लाइड। एक्चुअल अथॉरिटी ये कि एक बंदे के साथ बोल के या लिख के बात की गई हो। एक्सप्रेस अथॉरिटी, याद है एक्सप्रेस किसे कहते थे? बोला हो या लिखा हो। तो अगर ए ने बी को बोल के कहा कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, या लिख के कहा, आप गए फ्रंट ऑफिस के पास और फ्रंट ऑफिस ने लिखा हुआ दिखाया, देखो अब्दी साहब का साइन हुआ डॉक्यूमेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं आपसे एडवांस रकम ले सकता हूँ अगले सेशन की एडमिशन की। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बंदे के पास अथॉरिटी और किस किस्म की है, एक्सप्रेस अथॉरिटी नज़र आ रही है। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है जो बोली जाए या लिखी जाए। समटाइम बोला लिखा इतना कुछ नहीं जाता, लेकिन उस बंदे की पोजीशन से आपको समझ आ रहा होता है। आप SBI में एक जगह चलते चलते गए, एक सीट थी उसके ऊपर तख्ती लगी थी कैश, और आपने फीस जमा करानी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे कहेंगे ज़रा मुझे लिखा हुआ दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है कि तुम कैश कलेक्ट कर सकते हो, या कहाँ लिखा हुआ है कि तुम 10,000 से ऊपर रुपए कलेक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि अगर एक कॉलेज में एक शख्स एक सीट पे बैठा हुआ है और उस सीट के ऊपर टाइटल कैश का है, और कॉलेज वाले उसे उठा भी नहीं रहे वहाँ से, और किसी को कोई परेशानी भी नहीं है, इसका मतलब है कि इस सीट पे बैठने का हर पावर उसके पास होगी। वो हर वो काम कर सकता होगा जो सीट पे बैठे हुए लोग कर सकते हैं। तो फिर होगा ये कि उस सीट पे जो बैठा हुआ शख्स है उसके पास ऑटोमेटिकली अथॉरिटी आ जाएगी। एक्सप्रेस नहीं है, आपने लिखा हुआ नहीं देखा उसके पास क्या पावर है, लेकिन हर वो शख्स जो कैश की कुर्सी पे बैठा होता है और हर वो शख्स उसके पास जो भी इख्तियार होता है, आप एज्यूम कर लेंगे कि इसके पास वो इख्तियार है। तो एक होता है एक्सप्रेस इख्तियार अथॉरिटी जो लिखी हुई नज़र आती है, बोली हुई नज़र आती है। एक एम्प्लॉइड, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा टीए जो है वो आपको डांट सकता है, तो मैंने आपको बोला कि उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको डांट सकता है, और मैंने और कुछ नहीं बताया। अब मेरा टीए क्लास में मौजूद है, आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने कहा सर सवाल नंबर 2 गलत है, इसमें ये एरर है। उसने कहा हो चलो एक काम करो आप इसे काटो, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। उसने बोर्ड पे एक सवाल लिख दिया। अब पता नहीं उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी, लेकिन चूंकि वो एक टीए है, टीचर को असिस्ट कर रहा है, और टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चों को गाइड करना उसकी जिम्मेदारी है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक टीए क्लास में मौजूद है तो उसके पास हर वो इख्तियार होगा जो टीचर ने उसे कहा होगा कि भाई क्लास को रेगुलेट करने के लिए तुम्हें चाहिए। तो शायद आप क्वेश्चन ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि अगले दिन आप पूछ लें सर रेटिफाई कर दे उस दिन जो उसने किया वो सही था या नहीं, और मैं रेटिफाई कर दूँ तो वो बात वैलिड हो जाए। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है जो एक बंदे की पोजीशन से नज़र आ रही होती है। अगर आप एक फ्रंट ऑफिस के पास आए और फ्रंट ऑफिस वाले ने कहा कि अपना ID कार्ड नंबर बताएं, वो कहेगा आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले। उसने कहा अपना नाम बताएं, आप कहेंगे जी आपको किसने इख्तियार दिया मेरा नाम पूछने का। तो कहेगा भाई मैं फ्रंट ऑफिस में बैठा एडमिशन कर रहा हूँ। तो हर वो बंदा जो एडमिशन कर रहा होगा उसके पास इतना इख्तियार ऑब्वियसली होगा कि वो आपकी डिटेल ले ताकि कागज़ भरे। तो यू कैन एज्यूम कि उसके पास कुछ इख्तियारात हैं। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी वो होती है जो एज्यूम की जाती है एक बंदे की पोजीशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। और एक्चुअल अथॉरिटी या एक्सप्रेस अथॉरिटी जो बोली जाए लिखी जाए। किताब से पूछते हैं
किताबने का एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, रिटन एजेंसी एग्रीमेंट में गिव द एजेंट एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर कुछ रिटन हो, कुछ लिखा हुआ हो, कुछ एक्सप्रेसली बताया गया हो तो एजेंट को एक्सप्रेस अथॉरिटी मिल जाएगी। प्रिंसिपल बताएगा व्हाट टास्क, पावर एंड अथॉरिटी द एजेंट कैन एक्सरसाइज, तो ये बन जाएगी एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगी? अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो लिखी हुई है, अब कैश वाले के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या उसकी जीरो अथॉरिटी है? नहीं। हर वो बंदा जो कैश पे बैठा होता है इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसके पास जिस किस्म की भी पावर होती है वो पावर इसके पास होगी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ एजेंट इन एक्सेस ऑफ हिज एक्सप्रेस अथॉरिटी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस से आपको नजर आ रही है, आप सर्कमस्टांसेस से समझ सकते हैं। थिंग्स स्पोकन और रिटन, जो बोली जाएं या लिखी जाएं, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग और जो नॉर्मल डील हो में ऑल्सो बी अकाउंटेड फॉर। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी का ये मतलब नहीं कि आपने एक्सप्रेस को इग्नोर कर देना है, जो उसकी पोजीशन से जाहिर हो रहा है वो तो उसकी अथॉरिटी है, और उसके पास राइटिंग में जो इख्तियार है वो भी उसकी अथॉरिटी है, तो आपने उसको भी काउंट फॉर करना है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में इम्प्लाइड अथॉरिटी तो है ही है, उसके अलावा जो नॉर्मल डीलिंग्स हैं और उसके अलावा जो लिखी हुई चीज़ें हैं आपने उसको भी काउंट फॉर करना है और उसके मुताबिक समझ लेना है कि इस बंदे के पास क्या इख्तियार है। तो एक बंदे के पास एक्सप्रेस अथॉरिटी हो सकती है कि लिखा हुआ हो कि वो क्या कर सकता है, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो सकती है कि उसकी पोजीशन से ये साबित हो कि वो क्या क्या कर सकता है। फिर तीसरी तरह की अथॉरिटी आती है एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी। नॉर्मली इसको समझाने के लिए मैं क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ और वो एग्जांपल एक डायग्राम के थ्रू होती है और वो डायग्राम आपके सामने पहले से लिखी हुई है। डायग्राम ये है कि एक शख्स बहरी जहाज़ में, बहरी जहाज़ तो ज़रा बड़ा होता है, एक कश्ती में सामान लेके आ रहा है। उस शख्स के पास 20 किलो सामान है, वो उस कश्ती में सामान लेके आ रहा है और साहिल पे प्रिंसिपल खड़ा इंतज़ार कर रहा है। एक शख्स इंतज़ार कर रहा है जिसका सामान आ रहा है। जब ये आगे बढ़ा तो अगर ये समंदर आपने मान लिया है तो फिर इसे मानना पड़ेगा कि एक तूफ़ान है, ठीक है। तो ये मतलब जो है ना, फिर ये यकीन की आला मंजिल है कि आप इसे मान लें कि ये समंदर है, ये मान लें कि इंसान है और ये एक कश्ती है। तो ये एक कश्ती में 20 किलो का सामान लेके आ रहा है प्रिंसिपल का। तूफ़ान आया, तूफ़ान से कश्ती ने हिचकोले खाए और कश्ती में छोटा सा सुराख हो गया, अंदर पानी आ गया। इसने जल्दी से वो सुराख बंद किया, सुराख तो बंद हो गया लेकिन पानी अंदर आ गया है। आपको पता है पानी जब आएगा तो वो तह में बैठेगा, पहले वो बाल्टियों से निकलेगा भी नहीं। अब कश्ती का वज़न हो गया ज़्यादा, और आपको पता है कि पानी पे तैरती हुई चीज़ें डेंसिटी के प्रिंसिपल पे चल रही होती हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर एक कश्ती का वॉल्यूम ज़्यादा है और मैस कम है तो वो तैरती रहेगी, लेकिन अगर उसका मैस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी रेशो वॉल्यूम से ख़राब हो गई, याद है फिज़िक्स वाली बात है, गुब्बारा डूबता नहीं और सुई डूब जाती है। अच्छा, सुई डूब जाती है, बहरी जहाज़ नहीं डूबता। तो इसका मतलब है कि एक वॉल्यूम और वज़न का आपस में एक तनासुब होना चाहिए। गुब्बारे का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वज़न, तो इसका मतलब है उसका मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बहुत ही लाइट होगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा और मैस कम, तो बहुत ही छोटी परसेंटेज आएगी। और सुई का वॉल्यूम छोटा सा और वज़न गुब्बारे से भी ज़्यादा, तो जब मैस को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो वो बढ़ जाएगा, रेशो बढ़ेगी। अगर वो पानी की रेशो से बढ़ गई, पानी की भी एक डेंसिटी होती है, तो वो डूब जाएगी, और ना बढ़ी तो तैरती रहेगी। तो जैसे ही कश्ती में पानी आएगा अगली टेंशन ये पड़ जाएगी कि अगर ये पानी से इसका वज़न बढ़ गया तो ये कश्ती डूब सकती है। तो ऐसे में उसको नज़र आया कि कश्ती आहिस्ता 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 नीचे जा रही है। अब ऐसे में बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कश्ती का वज़न कम कर दिया जाए। उसने देखा कश्ती नीचे की तरफ जा रही है तेज़ी से, जल्दी से मोबाइल निकाला इसको रब्ता करने के लिए, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अब इमरजेंसी हो गई है। इसने रफ अंदाज़ा लगाया, इसका एक एक्सपीरियंस था कि अगर 5-6 किलो के करीब सामान इसमें से कम हो जाए तो कश्ती बच जाएगी। इसने 5-6 किलो उठा के सामान समंदर में फेंक दिया। साहिल पे पहुंचा, कश्ती से सारा सामान ऑफलोड हुआ, सारा सामान उतर रहा था। 14 किलो सामान उतरा, 6 किलो सामान नहीं उतरा। प्रिंसिपल ने कहा वो 6 किलो के साथ क्या किया? उसने कहा याद है आपने कहा था फेंक दो। तो मैंने कब कहा था फेंक दो? तो याद करें जब तूफ़ान आया था, मैंने आंखें बंद करके आपको सोचा कि आप यहाँ होते तो क्या करते हैं। आप ज़ाहिर अपना 20 किलो सामान बचाने के लिए कुछ सामान की कुर्बानी दे देते। अगर कश्ती डूब जाती तो सारा सामान डूब जाता। तो अगर आप यहाँ होते, तो मैंने सोचा आप यहाँ होते तो आप क्या करते? आप भी उस 20 किलो सामान को बचाने के लिए 6 किलो को उठा के समंदर में फेंक देते। तो मैंने आप बन के एमरजेंसी में आपकी तरह सोचा।
तो वो कहेगा शाबाश, उसे गले लगा लेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे और सोचेगा अगली दफ़ा किसी सियाने बंदे से जो है ना सामान मंगवाएंगे। लेकिन इस एक्ट को वो अनजस्टिफाइड एक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि इमरजेंसी थी, रियल इमरजेंसी थी, प्रिंसिपल से रब्ता भी मुमकिन नहीं था, और इसने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए हर मुमकिन ईमानदारी से कोशिश की। अगर ये अपने केस में अपना सामान लेके भी आ रहा होता तो भी 6 किलो सामान फेंक देता। तो यहाँ एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी सामान फेंकने की, और नॉर्मली ये इम्प्लाइड भी नहीं होता कि जो सामान ला रहा होता है वो रास्ते में कभी थोड़ा सा सामान इधर फेंका, कभी इधर फेंका। तो ये ना ये चीज़ इम्प्लाइड है, ना ये चीज़ एक्सप्रेस है। ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी में, नेसेसिटी में अचानक से प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेगा। एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम, अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए हर वो कोशिश करेगा एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस। कोई नॉर्मल अकल रखने वाला बंदा अपने केस में जो कुछ करेगा, एजेंट के पास इख्तियार है कि अगर वो वही कर देता है तो फिर मान लिया जाएगा कि उसके पास अथॉरिटी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में आग लग जाए किसी, और जो है वो प्रिंसिपल वहाँ मौजूद नहीं है और उसका एजेंट उसका सामान बचाने के लिए उठा के बाहर फेंके, और बाहर फेंकते हुए सामान टूट जाए थोड़ा सा, लेकिन उसने नेक नियति से सामान को बचाने के लिए और बड़े नुकसान से बचने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं होगा प्रिंसिपल आगे कहे तुमने मेरी चीज़ें बाहर क्यों फेंकी हैं। वो कहेगा जी इमरजेंसी में आपके सामान को बचाने की मैंने कोशिश की थी। तो अगर एक इमरजेंसी में एक एजेंट कोई ऐसा काम करे जो उसकी अथॉरिटी नहीं था, लेकिन साबित हो जाए कि अगर वो ना करता तो ज़्यादा नुकसान हो जाता, या उसने नेक नियति से वो किया, तो फिर वो उसकी अथॉरिटी माना जाएगा। कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस, नॉर्मल अकल रखने वाला बंदा अपने केस में जो भी उस नुकसान से बचने के लिए करे, अगर इमरजेंसी में एक एजेंट ने वो वही किया जो करता कोई भी और करता, तो फिर मान लिया जाएगा कि उसके पास ये अथॉरिटी थी। इसमें पास पेपर में एक बड़ा अच्छा सवाल है, जब पास पेपर की डिस्कशन की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये पास पेपर की डिस्कशन की वीडियो आप ऐसे ही तो नहीं देखते जैसे ये वीडियो देखते हैं, बल्कि उनसे पूछ लो। ये तो आप क्लास अटेंड करते हैं, फिर आप खुद से पास पेपर्स को कोशिश करेंगे, जब किसी सवाल पे अटकेंगे तो वो वीडियोस काम आएंगी, रादर देन कि उन वीडियोस को भी प्ले करके कहें लो जी मेरे चैप्टर भी कवर हो गया, मेरा पास पेपर्स भी कवर हो गए। तो दरमियान में आपने खुद कोशिश करनी है, और बैकअप के तौर पे वो वीडियोस हैं। आपने नोट किया होगा मुसलसल लिंक दे रहे हैं आपको सारी वीडियोस का, तो उस ग्रुप में तो हमें कितनी दिक्कत होगी कि हम पास पेपर की वीडियोस की भी लिंक उठा के लिखना शुरू कर दें। वो लिंक आपको उतना ओपनली नहीं दे रहे, वो हम उस गूगल ड्राइव में डाल रहे हैं। जब सामने होगा तो एवं ही आप चला के प्ले करके देख लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत होगी ना कि एक ड्राइव में जाना है, उस ड्राइव में एक फोल्डर खोलना है, फोल्डर के अंदर वीडियो पड़ी हुई है, तो हो सकता है आप कहें चलो एक दफ़ा सवाल खुद से खोल के देख लेता हूँ। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा बैक के फासले पर रखा है, ताकि कम से कम आप एक कोशिश करें सवाल करने की। आखिरी चीज़, एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल समझाने के लिए मैं नॉर्मली क्लास में एक स्लैंग एग्जांपल देता हूँ जिससे बात समझ आ जाती है। रोशनी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी किरदार समझाने की कोशिश करता हूँ। एक अब्बा जी हैं, एक उनका बच्चा पप्पू है, और एक दुकानदार है। इस कहानी में 3 किरदार हैं, अब्बा जी, पप्पू और दुकानदार। अब्बा जी और पप्पू यानी कि बाप बेटा एक नए इलाके में शिफ्ट हुए, और उस नए इलाके में जब शिफ्ट हुए तो फादर ने बेटे से कहा कि बेटा मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से जाके दुकान वाले भाई से कुछ चिप्स और बोतलें ले आओ। जब वो दुकानदार के पास पहुंचा तो दुकानदार ने कहा भाई आप कौन है, आपको तो मैंने पहली दफ़ा देखा इस इलाके में। उसने कहा जी मैं पप्पू हूँ, आप नहीं जानते? उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता आपको। तो पप्पू उसको लेके अब्बा जी के पास पहुंचा, और अब्बा जी ने ये रिप्रेजेंट किया। अब्बा जी ने कहा पप्पू के कंधे पे हाथ मार के, ये पप्पू मेरा बच्चा, ये जब आएगा इसको चिप्स बोतलें दे देना, और महीने के एंड पे मेरे पास बिल लेके आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। पप्पू मेरा एजेंट है, समझो पप्पू आया समझो मैं आया। तो उसने पप्पू को अपना एजेंट नामजद कर दिया। अब पप्पू जब जब जाके दुकानदार से चिप्स बोतल लेगा तब अब्बा जी बिल भरेंगे। एक महीना ऐसा आया कि अब्बा जी ने बिल भरा, और अगले ही दिन पप्पू से किसी बात पे नाराज़ हो गए। जब पप्पू से अगले दिन नाराज़ हो गए तो पप्पू को उन्होंने आग कर दिया, घर से निकाल दिया। पप्पू बेचारा रोता हुआ एक दोस्त के पास पहुंचा, उसने कहा मेरे अब्बा जी ने मुझे निकाल दिया। दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, दोस्त के काम आता है, मेरे हॉस्टल में जगह है, तुम मेरे पास रहने के लिए आ सकते हो, लेकिन खाना अपना अपना, मैं इतना काम आ सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं काम आ सकता। पप्पू ने कहा रिहाइश तुम दे दो, खाने की मेरे पास एक जुगाड़ मौजूद है। पप्पू पहुंचा दुकानदार के पास, कहा अंकल बोतल चिप्स। अंकल ने बोतल चिप्स दे दिए। पूरे महीने इनसे आके चिप्स, बोतल, जूस, और दुकानदार सोच रहे हैं कि इस दफ़ा बड़े मेहमान आ रहे हैं अब्बा जी के पास, और पप्पू को चीज़ें दे ही जा रहा है।
महीने के एंड पे बिल लेके पहुंचा अब्बा जी के पास। अब्बा जी ने कहा ये कौन सा बिल है, इस महीने तो मैंने कुछ मंगवाया ही नहीं। उन्होंने कहा वो आपका एजेंट पप्पू डेली सामान लेता रहा है। अब अगर अब्बा जी कह देंगे उसको तो मैंने निकाल दिया है, तो दुकानदार कहेगा मुझे नहीं बताना था। तो जब आपने कहा कि ये शख्स मेरा एजेंट है, तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि मेरा एजेंट है, या तो मुझे कह देते, मना कर देते। अब उसके ये एक्शन, ये जो मेरे से आके सामान खरीदता रहा है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल कहलाती है ये, लेकिन इसमें अथॉरिटी होती है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल कहते हैं अपेरेंट को, अपेरेंट कहते हैं जो नजर आ रही है। दुकानदार को जब पप्पू दिखता था उसको अब्बा जी नजर आते थे, उसको उस पप्पू में उसके फादर की झलक नजर आती थी कि खरीदारी पप्पू कर रहा है, लेकिन पैसे किसने देने, अब्बा जी ने। तो वो पप्पू को देख के हमेशा एजेंट मानता था। अब वो पप्पू एजेंट नहीं रहा, लेकिन दुकानदार की नज़र में अभी भी अपेरेंटली वो एजेंट है। तो समटाइम ऐसा होता है कि एक शख्स आपका एजेंट होता है, लेकिन आप नहीं बताते बाद में कि एजेंसी खत्म हो गई है, और फिर थर्ड पर्सन बिलीव करता है कि वो आपका एजेंट है। तो किताब के अल्फाज हैं, प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी व्हेन थर्ड पार्टी हैज रीजन टू बिलीव दैट एजेंट हैज अथॉरिटी। जब थर्ड पर्सन को पता हो कि हाँ भाई उस बंदे के पास अथॉरिटी है, इवन दो ही इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट, अगर वो एक्चुअल एजेंट नहीं भी हो तो भी उसके पास अथॉरिटी, वो समझेगा। थर्ड पार्टी कैन एज्यूम दैट एजेंट होल्डिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक खास जगह पे मौजूद जो एजेंट है, हैज ऑल द पावर जो कि उस पोजीशन को दी जाती है, अनलेस कि थर्ड पर्सन को पता हो। तो उसको पता है कि पप्पू जब भी आएगा मैं इसे सामान दूंगा क्योंकि बस इसके पास अथॉरिटी है, अनलेस कि बता दिया गया हो कि पप्पू की अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। डन। तो ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए मैंने उस लैंग एग्जांपल दी कि उस लैंग एग्जांपल से बात ज़रा थोड़ी बेहतर समझ आ जाती है। दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपने जल्दी से चैप्टर 9 को देखना, उसकी लैंग्वेज टेक्निकल है। चैप्टर 10 में सिर्फ ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी के अल्फाज थोड़े से पेचीदे हैं, बाकी बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। दोनों बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। और एक रीज़नेबल नंबर के सवाल आप ये देखें कि 6, 7, 8, 9, 10 में 8 भी छोटा सा एक सफ़े का है, और 9, 10 तो 6, 7 के अलावा ये 3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप आपकी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टेस्ट भी मंडे को होगा और नेक्स्ट लेक्चर भी मंडे को हो रहा होगा, और हम इंशाल्लाह चैप्टर 4, 6, 7 वाले ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अब अगली क्लास वाले जो है ना